बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव शर्मा पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भौतिक भूगोल का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हिमनद के कार्य एवं स्थलाकृतियाँ। देखिए, मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया था कि भौतिक भूगोल आपका जो 3 भागों में जो बटा हुआ है, नंबर 1 भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान और नंबर 3 समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी। तो ये आज का टॉपिक है वो भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से एक टॉपिक है भौगोलिक प्रक्रम या स्थलाकृतियाँ। और इन स्थलाकृतियों को प्रश्न जो है आपके हमेशा लगभग एक प्रश्न आता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पवन के कार्य और बनने वाली स्थलाकृतियों की विवेचना की थी और उसके बाद नदी के कार्य और उससे बनने वाली स्थलाकृतियों को हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम हिमनदी के कार्य या हिमनद क्या है और उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं इस बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतियों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शब्दावली हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक शब्द है हिमरेखा, स्नो लाइन। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। देखिए, हिमरेखा वस्तुतः वह सीमा है, वह रेखा है जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यह वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है तथा बर्फ पिघलती नहीं है या बर्फ पिघल नहीं पाती है। तो हिमरेखा वह लाइन है, वह रेखा है जिसके ऊपर हमेशा बर्फ रहती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। ध्रुवों के पास हिमरेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है। अब यहाँ पर 2 फैक्ट दे रखे हैं। जैसे सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल होता है। इसी प्रकार से सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ध्रुवों पर होता है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखा पर, और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? ध्रुवों पर। विश्व में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं। अगर हम सभी महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर स्थायी हिम नहीं है, स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। बाकी सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके कुछ भी कारण हो सकता है, या तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र उसका कारण हो सकता है या अत्यधिक ऊंचाई उसका कारण हो सकता है। विश्व में अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड भूपृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी हिम क्षेत्र हैं। हिमनद के प्रकार, इसमें नंबर 1 हिमटोपियाँ, 2 महाद्वीपीय हिमनद, नंबर 3 पर्वत या घाटी हिमनद और नंबर 4 गिरिपद हिमनद। हिमटोपियाँ पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिमचादर को हिमटोपी कहते हैं। कि पर्वत की जो पीक होती है या चोटी होती है उस पर जो हिमचादर होती है उसको हिमटोपी कहते हैं। 2 है महाद्वीपीय हिमनद। जब किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार संचयन के कारण हिम की विस्तृत चादर का विकास होता है तो उस हिम क्षेत्र को महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। इस तरह के हिमनद का विस्तार सर्वाधिक होता है और उनके प्राचीन युगों में जैसे प्लेस्टोसीन युग के समय पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित हो गया था। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका विस्तृत महाद्वीपीय हिमनद हैं। नंबर 3 है पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमटोपी या हिम क्षेत्र से हिमराशि का जब गुरुत्व बल के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे पर्वत हिमनद कहते हैं। पर्वतीय हिमनद मुख्य रूप से पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित होते हैं, अतः इन्हें घाटी हिमनद भी कहा जाता है। नंबर 4 है गिरिपद हिमनद। गिरिपद का मतलब होता है पर्वत पदीय स्थल, पीड माउंट ग्लेशियर। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहा जाता है। जैसे अलास्का, मेलास्पिना ग्लेशियर, तो ये सारे आपके गिरिपद हिमनद हैं। तो ये हिमनदों के प्रकार थे, ये हिमनद के प्रकार हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रकाश डाला है कि जो हिमालय जो क्षेत्र है उसके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। जैसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र भी है
जो कश्मीर में, बियाफो ये भी कश्मीर में ग्लेशियर है, बाल्टोरो, स्पार, बाटूरा, मिलाप ये कुमायूं हिमालय क्षेत्र में, केदारनाथ, गंगोत्री, जेमू और कंचनजंगा। तो ये सभी जो हिम क्षेत्र हैं ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मेरा आपको एक और सजेशन है कि आप इन सभी हिम क्षेत्रों को, जो एटलस है, मैंने आपको एक एटलस लिखाई थी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का इंग्लिश वर्जन आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो उसमें आप भारत का जो मानचित्र है, भौतिक मानचित्र, उसमें आप ये सारे जो ग्लेशियर है भारत के और विश्व के जो ग्लेशियर है इनको सबको मार्क करें और इनको पढ़ें। तो सारे ग्लेशियरों को याद करें। इनमें सबसे ज़्यादा जैसे लिख रखा है पूर्वी हिमालय में आता है जेमू ग्लेशियर है, ये सिक्किम में, और आपका कंचनजंगा ये भी सिक्किम में। ये सभी पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर हैं, बाकी के सभी पश्चिमी हिमालय के ग्लेशियर हैं। अब यहाँ पर हिमनदों का गतिशील होना। ह्यूगो नामक विद्वान ने हिमनदों की गतिशीलता को एक प्रमाण से प्रमाणित किया। घाटी हिमनद क्षेत्र में उसने एक खूंटी गाड़ दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि खूंटी आगे की ओर खिसकी हुई थी। आगे चल करके लुई अगासिज नामक विद्वान ने अपने प्रयोग में एक पंक्ति में खूंटियों को गाड़ा। उन्होंने देखा कि मध्यवर्ती खूंटियों की गतिशीलता अधिक थी जबकि किनारे वाली खूंटियों की गतिशीलता अपेक्षा कम थी। इस प्रयोग से अगासिज ने निम्न तथ्य प्रकट किए कि हिमनद में गति होती है। तो पहली बात तो ये है कि देखने में ऐसा लगता है गति नहीं होती, लेकिन हिमनदों में चाहे मंद गति होती है लेकिन गति जरूर होती है। सेकंड है, किनारों की अपेक्षा मध्य भाग में अधिक गति होती है। तो हिमनद जो होते हैं उनके किनारे या जो आपके किनारे वाले भाग हैं उनकी अपेक्षा मध्य भाग में अधिक गति होती है। और तीसरा, हिमनद की तली की अपेक्षा सतह पर अधिक गति होती है। तो तले की अपेक्षा सतह पर ज़्यादा गति होती है। ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले। तो इस तरीके से ये आपके हिमनद का टॉपिक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि हिमरेखा क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि हिमनद है उसके कौन कौन से रूप होते हैं, उसके 4 रूप हमने पढ़े, और उसके बाद हिमनद में गति होती है, इसको भी प्रमाणित किया। अब हम बात करते हैं हिमनद के कार्य। जिस प्रकार से पवन और नदी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि पवन और नदी में और हिमनद जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के कार्य संपादित होते हैं। नंबर 1 अपरदनात्मक कार्य, नंबर 2 परिवहन कार्य और नंबर 3 निक्षेपात्मक कार्य। तो 3 प्रकार के कार्य, अपरदनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य संपादित होते हैं। हिमनद का अपरदनात्मक कार्य क्या होता है, हिमनद का परिवहन कार्य क्या होता है और हिमनद का निक्षेपात्मक कार्य होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में विवेचन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।